वेलकम इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी बड़वानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यह लेक्चर केवल बीसीए सेकंड सेम के एडवांस सी के लिए होने जाने वाला है, क्योंकि हम अभी तक 4 यूनिट एवं 5th यूनिट के कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं पूरी 5th यूनिट वापस से बताऊँगा। हालांकि जो हमारी 4th यूनिट है वह पूरी कंप्लीट है, अतः उसके लिए भी आपको वापस से पढ़ाई करना पड़ेगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी फ़िलहाल में लॉकडाउन चल रहा है और यह बार बार एक्सटेंड होते जा रहा है। तो आगे आने वाले समय में भी यही होगा। और जो हमारी माननीय यूजीसी है, उनकी गाइडलाइन सभी यूनिवर्सिटी को दी गई है। तो उस गाइडलाइन में भी यह कहा गया है कि अपनी बची हुई पढ़ाई आप ऑनलाइन करवाएं। तो इस स्थिति में मुझे यह वीडियो बनाना पड़ेगा और आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है कि जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसको आप कॉपी में नोट डाउन करें। हालांकि यहाँ मैं जो अपना दे सकता हूँ 100% वो यहाँ पर दूंगा। बाकी आपसे भी थोड़ा सा है कि आप भी सेल्फ स्टडी करें और जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। तो यहाँ 5th यूनिट में हमारा कुछ टॉपिक्स है जो कि ज़्यादा मायने रखते हैं और कुछ थ्योरिकल भी है जो इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते, जो आप पढ़ सकते हैं। तो जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल बेस या ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे, और बाकी के जो कुछ टॉपिक होंगे उसे आपको खुद को भी पढ़ना है। और अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर डाउट ज़्यादा आते हैं तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो सेशन यहाँ बना दूंगा, या फिर अगर ज़्यादा स्टूडेंट हुए तो ऑनलाइन एक क्लास लेकर के वहाँ पर भी मैं आपको क्लियर डाउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक है वो है बायोस रोम। तो बायोस रोम क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ मैं क्वेश्चन के हिसाब से चलता हूँ कि क्वेश्चन आपको किस टाइप से बन सकता है, ताकि आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी यहाँ पर। तो टर्म बायो को समझाइए, रोम बायो फंक्शन की व्याख्या कीजिए, रोम बायो की उपयोगिता बताइए, रोम बायोस रूटीन का उपयोग क्या है, यह किस तरीके से कार्य करता है, रोम बायोस का उपयोग कर आप पिक्सल को कैसे लिखेंगे समझाइए, रोम बायोस रूटीन क्या है, सी प्रोग्राम कैसे कार्य करता है। ये इस टाइप के आपके कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात आती है रोम बायोस क्या होता है। जैसे आप सबको पता है, रोम का मतलब यहाँ होता है रीड ओनली मेमोरी। जब आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास में एक मदरबोर्ड है, वहाँ पर कुछ इस टाइप से चिप लगी होती है जिसको हम बोलते हैं रोम। यह रीड ओनली चिप होती है। हालांकि ये बहुत टाइप्स अलग अलग टाइप्स की होती है, ईपी रोम होता है, डबल ईपी रोम होता है, इस टाइप से बहुत सारी होती है। इसको हम वापस से प्रोग्राम भी कर सकते हैं। बाकी जो मदरबोर्ड में कुछ ऐसी चिप्स लगी होती है जिनको बेसिक हम प्रोग्राम नहीं करते हैं, केवल उसमें कुछ चेंजेस हल्का सा कर देते हैं, उसमें हम उसकी प्रेफरेंस चेंज कर देते हैं। तो बायोस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो इसको हम कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यहाँ पर आप देख सकते हो सीपीयू के बगल में मदरबोर्ड पर पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण चिप्स जो होती है वो बायोस होती है। फर्मवेयर डिजाइन बायोस बूटअप पर महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है। आपके सिस्टम के लिए हार्डवेयर स्टैंडर्ड और इसकी कॉन्फ़िगरेशन उपयोगिता के माध्यम से आपके सिस्टम को कस्टमाइज करने के कई तरीके होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बायोस यहाँ पर हम देख रहे चिप्स जितनी भी हो सकती है बायो चिप, पहले के समय में क्या होता था, हम फ्लॉपी जो डिस्क होती थी, एक इस टाइप से फ्लॉपी डिस्क आती थी, उसको हम हमारे सिस्टम में लगाते थे और उसी के माध्यम से हम यहाँ पर क्या करते थे, उसको बूट करते थे। आज के समय में हम हार्ड डिस्क से बूट करते हैं, पहले के समय में हम फ्लॉपी से करते थे। और आने वाले समय में यह चेंज होती जा रही है, आजकल हम एसएसडी का भी यूज़ कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको हम कहते हैं। और अभी फिलहाल में एचडीडी भी चल रही है जिसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इन्हें हम यूज़ करते हैं। तो होता क्या है, जब आप कंप्यूटर पर पावर ऑन करते हैं, जैसे ही आपने पावर बटन ऑन किया दबाया, तो पावर सप्लायर जो होता है हमारा एसएमपीएस,
उससे क्या होता है, पावर जाती है मदरबोर्ड में, और मदरबोर्ड में जो हमारी ये बायोस होती है यह एक्टिवेट होती है। अभी यहाँ पर प्रोसेसर को हम अभी नेगलेक्ट कर रहे हैं फिलहाल के लिए। तो ये जो बायोस होता है यह सबसे पहले स्टार्ट होता है, और इसके अंदर पावर जाने से इसमें कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। उन प्रोग्राम्स में इस टाइप से निर्देश दिए होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं कि इसके साथ जितने भी आपने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस लगाए हैं उनको चेक करना, कॉन्फ़िगरेशन उनका चेक करना कि उसमें क्या क्या है, और कोई प्लग इन प्ले हो तो उसको भी चेक करना। जैसे आपने अपने कंप्यूटर में रैम लगा रखी है तो ये रैम को चेक करेगा कि कितनी रैम है, कौन सी रैम है, DDR1 DDR2 किस टाइप की रैम है, या DDR3 है। उसके बाद में रैम की मेमोरी कितनी है। उसके बाद में यह सीपीयू को चेक करेगा कि कौन सा हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर, बेसिक भाषा में कहूँ तो मेरे पास में कौन सा प्रोसेसर लगा है, उसमें कितने कोर है और उसमें कितने थ्रेड है, ये भी जानकारी लेगा। क्योंकि थ्रेड से उसको पता चलेगा कि हमारे सिस्टम में कितने प्रकार के, कितने टाइप के सीपीयू लगे हैं। उसके बाद में यहाँ पर यह आपका रैम को देखेगा, उसके बाद सीपीयू देखेगा, उसके बाद में आपका कीबोर्ड लगा होगा उसको चेक करेगा, अगर सीडी ड्राइव कहीं पर लगी है तो उसको भी देखेगा। ये सभी का पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के बाद में यहाँ से ये क्या करता है, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, या पहले के समय में जो फ्लॉपी डिस्क होती थी जिसमें हमारे सेक्टर चलता था 0 और 1, वहाँ से कुछ फाइल को लोड करता था हमारे कहाँ पर, सीपीयू में। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे पहले क्या करेगा, जो हम मान लीजिए पूरा आपका सीपीयू है, यहाँ पर आपकी हार्ड डिस्क लगी है, यहाँ ये हार्ड डिस्क कनेक्टेड है, उसके बाद में यहाँ पर एक रैम है, और ये रैम आपके सीपीयू से कनेक्ट है जिसमें सीपीयू रजिस्टर्ड मेमोरी है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से हार्ड डिस्क से जो आपकी सी ड्राइव होती है उसमें कुछ आपकी फाइल्स होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, बूटिंग फाइल्स होती है, उनको, या बूट मैसेंजर होता है उसको ये लोड करेगा रैम के अंदर। रैम से यह सीपीयू में जाएगी, और फिर आगे की जो प्रोसेस होगी तो आपको विंडोज़ जो दिखती है वो दिखेगी। तो ये विंडोज़ दिखने से पहले जब आप बटन दबाते हो और आपको कुछ स्क्रीन पर ब्लैक स्क्रीन पर कुछ दिखते हैं, वर्ड्स लिखे आते हैं, पूरी जो से पीछे की तरफ प्रोसेस चलती है वही प्रोसेस हमारे बायोस में चलती है, बायोस चिप में चलती है, इस टाइप से दिखती है। उसके बाद में बायोस के बारे में और हम देखते हैं, बायोस कंप्यूटर सिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा है। बायोस पीसी के फर्मवेयर, जो फर्मवेयर होता है का एक प्रकार है। फर्मवेयर का अर्थ ये होता है कि यह एक मेमोरी चिप होती है, इसमें कुछ फंक्शन डले होते हैं। तो जब आप अगर हार्ड डिस्क नहीं लगाते हैं तो भी यह जो सिस्टम रहेगा पूरा चालू हो जाएगा, और ये बूटिंग की प्रोसेस को ऑन कर देगा। बस जहाँ पर अगर आपके पास में हार्ड डिस्क नहीं हो तो ये आपको ये जानकारी देगा कि जो आपने सीपीयू स्टार्ट किया है उसके अंदर हार्ड डिस्क या जो बूटिंग फाइल है वह नहीं है, बूट मैसेंजर इज मिसिंग, इस टाइप से एक मैसेज आपको यहाँ दिखता है। पीसी के ऑन होने पर शुरू होने वाला यह पहला सॉफ्टवेयर होता है। अभी मैंने आपको बताया था जो बायोस होता है वह सीपीयू जो होता है उस पर जब जैसे आप बटन दबाते हो तो सबसे पहले जो चालू होता है, जो सॉफ्टवेयर एक्टिवेट होता है वो हमारा बायोस ही होता है। बायोस कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जैसे रोम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव आदि की पहचान करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय हमें कार्य आएंगे। उसके अलावा इन्हें कॉन्फ़िगर करता है। इसके बाद यह कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को भी लोड करता है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ हार्ड डिस्क है, इसके अंदर सी ड्राइव है, उसमें आपकी जो विंडोज़ है, विंडोज़ की फाइल है वो होती है। तो उसे यही यहीं से निकाल करके रैम में, और रैम से फिर सीपीयू में लोड करने का काम करता है। तो अब आप समझ गए होंगे बायोस का मतलब क्या है। तो बायोस का है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मतलब ये इनपुट और आउटपुट जो होते हैं उनको ये कॉन्फ़िगर करता है, उन्हें देखता है, उन्हें ये चेक करता है। जब भी हम पावर ऑन करते हैं, जब भी हम जो हमारी पावर होती है उसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर सेल्फ टेस्ट होता है। इसका मतलब पूरा हो गया, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, POST। ये जो काम होता है ये हमारे इसी बायोस के अंतर्गत किया जाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो यहाँ हम देख सकते हैं बायोस की फुल फॉर्म हमने देखी। उसके बाद में बायोस यह शब्द बेसिक इनपुट आउटपुट का संक्षिप्त रूप है। यह बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होता है। अभी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जब आपका मदरबोर्ड बन के आता है
तो ये वहीं से बिल्ट इन होके आता है, इसको आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं होती है। आजकल अगर आप जा करके मार्केट से कोई मदरबोर्ड खरीद के लाते हैं, जो मदरबोर्ड इस टाइप से दिखता है पूरा, अगर इस मदरबोर्ड को पूरे को आप खरीद करके लाते हैं तो इसमें पहले से ही बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होता है, यह डला होता है, और इसके बिना कंप्यूटर कभी भी बूट होकर के आपको जो आज जो विंडोज दिख रही है यहाँ पर, ये आपको इस टाइप से जो विंडो दिख रही है यह नहीं देखी जा सकती है बिना बायोस के। उसके बाद में बायोस कहाँ होता है, तो यह मदरबोर्ड पर होता है। नॉन वोलेटाइल रोम चिप पर स्टोर होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि ऐसी मेमोरी जिसको बार बार रिफ्रेश नहीं किया जाता है, यह एक प्रकार से फिक्स है, वोलेटाइल नहीं है, और इसको हम वापस से केवल पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। इसको हम एक और शब्द कहते हैं EEPROM, इसको हम बोलते हैं EEPROM, रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसमें बायोस हमारा अपडेट भी किया जा सकता है या रीराइट भी किया जा सकता है, बाकी पूरे प्रोग्राम को रीराइट नहीं करते, हम केवल कुछ प्रीफरेंस चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको नई विंडो डालना है आपके सिस्टम में। अब मान लीजिए आपका जो ये कंप्यूटर है, इसमें आपने एक पेन ड्राइव लगाई, उस पेन ड्राइव में बूटेबल फाइल्स डली है, बूट मैसेंजर डला है, जिसको आपने नेट पर जाकर के चेक कर सकते हो कि किसी भी पेन ड्राइव को आप बूटेबल कैसे बना सकते हो। जब वो बूटेबल बन जाती है उसमें आप कुछ विंडोज़ की फाइल डाल देते हो, 1 GB 2 GB के लगभग जो अगर होती है, तो उसके बाद में इसको आप कंप्यूटर में लगाते हो, अपने कंप्यूटर को रीसेट करते हो। जैसे रीसेट करते हो तो जो हमारा बायोस होता है वो इसको पहचान लेता है कि हाँ इस पे कोई बूटेबल डिवाइस लगा है, तो फिर वो प्रेफरेंस देखता है कि आपके जो बायोस में प्रेफरेंस क्या है, आपने बायोस में प्रेफरेंस क्या दी है। आपने पहले सबसे पहले हार्ड डिस्क से इसको बूट करना सही समझा है, या फिर आपने किसी फ्लॉपी डिस्क का यूज़ किया है, या आपने CD रोम का डिस्क का जो यूज़ किया है, या इसके अलावा आपके पास में यहाँ पर जो पेन ड्राइव आई है उसका ऑप्शन है। अगर आप इसको चाहो तो बदल सकते हो, यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब यह है कि जो बायोस की सेटिंग होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं। बेसिक जो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रिकली इम्पल्स के द्वारा हम यहाँ पर जो बायोस की सेटिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। आज के समय में जितने भी CPU और लैपटॉप है या जो भी आ रहे हैं उन सभी में यह टेक्निक होती है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने के बाद में क्या होगा, जो हमारी पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव को हम सबसे ऊपर ले आते हैं। जैसे पेन ड्राइव सबसे ऊपर आती है तो उसके बाद में वापस से हम सिस्टम को वापस से यहाँ पर रीसेट करते हैं, और रीसेट करने के बाद में क्या होता है कि ये बायोस वापस से चेक करेगा इसको, क्योंकि जैसे कंप्यूटर आपने रीसेट किया है तो आपका जो बायोस है वो भी वापस से रीसेट होता है, और वापस से फंक्शन कॉल होते हैं उसके। और जैसे फंक्शन कॉल होते हैं सबसे पहले वो देखता है कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन है। क्या आपके कंप्यूटर में लेन लगी है, क्या आपके कंप्यूटर में CD ड्राइव लगी है, क्या आपके कंप्यूटर में CPU लगा है, और कौन सा टाइप का CPU है। ये सभी चीज़ें चेक करता है। कितने कीबोर्ड लगे हैं, कितने माउस लगे हैं, हालांकि माउस और कीबोर्ड एक ही होता है, बाकी उसके टाइप्स अलग अलग होते हैं। PS2 आता है इस टाइप से, PS2 माउस भी आता है, PS2 ये भी आता है हमारे पास में कीबोर्ड। तो क्या हमने प्लग एंड प्ले जो आता है, जिसे आजकल USB के कीबोर्ड होते हैं, वो लगाया है, या जो गोल वाली PS करके आती थी पहले के समय में वो लगी है। प्रिंटर लगा है नहीं लगा है, या आपके PCI के किसी इनपुट पर कुछ लगा है। ये सभी चीज़ें देखने के बाद में वो ये कॉन्फ़िगरेशन देखता है कि बूट जो होगा कहाँ से करना है। तो हमने अगर पेन ड्राइव को हम फर्स्ट पे ले आए हैं यहाँ पर, तो फिर ये पेन ड्राइव से बूट होगा, और उसके बाद में आप इसमें आगे इंस्टॉलेशन कर सकते हो, विंडोज़ को पूरा फॉर्मेट कर सकते हो, जो कि हार्ड डिस्क से फॉर्मेट होगा। और जो आपको जो कॉन्फ़िगरेशन सामने दिखेगा पूरा इस टाइप से स्क्रीन दिखेगी, वो पेन ड्राइव की होगी। तो यही सारा काम हमारा बायोस का होता है। बायोस में एक मुख्य चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं सीमोस। इसको हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री मेंटल ऑक्सीडाइज सेमीकंडक्टर। में बायोस की सभी सेटिंग स्टोर होती है, एक चिप होती है। सीमोस चिप को बैटरी से पावर मिलती है, जिसको हम सीमोस बैटरी भी कहते हैं। गोल बैटरी आती है, आपने कभी मदरबोर्ड देखा होगा, तो इस टाइप से ये होती है हमारी सीमोस चिप। और इसके अलावा जो एक यहाँ पर एक गोल गोल इस टाइप से बैटरी लगी होती है, बड़े बटन सेल होता है, उसको हम बोलते हैं सीमोस बैटरी। तो इसको पावर इसी से मिलते रहती है।
वो सारी इसकी जो सेटिंग होती है इसी के कारण इसमें सेव होती है। अगर आप सीमोस बैटरी को हटा दोगे तो जो अभी मैंने आपको बताया जो इसमें कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग है कि पहले बूट कहाँ से होगा क्या होगा, वो सारी सेटिंग इसकी चेंज हो जाएगी। तो यही इसकी मेन रहती है। और यही जो सीमोस बैटरी होती है, यही जो सीपीयू क्लॉक होती है, उसको भी चलाते रहती है निरंतर। तो अगर आप 1 साल बाद भी कंप्यूटर, जो पुराने समय के जो कंप्यूटर थे, अगर उसको 1 साल बाद भी अगर एक्टिव करते हैं, चालू करते हैं, तो आपको जो उसकी टाइम की जो सेटिंग होगी, डेट की सेटिंग होगी, जो सीमोस की पूरी हमने सेटिंग करके रखी है, जो बायोस की सेटिंग है, वो वहां पर एज इट इज आपको मिल जाएगी। तो इसके बाद में हम देखते हैं बायोस के कार्य क्या होते हैं। तो बायोस का मुख्य कार्य पीसी पर ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना होता है। जब कंप्यूटर ऑन होता है तब बायोस कई सारी बातें करता है। यह सामान्य अनुक्रम यहाँ पर उपलब्ध है। कस्टम सेटिंग के लिए सीमोस सेटअप की जांच करता है। जो हमारा सीमोस है उसमें मैंने अभी जैसे बताया कि जो सीमोस होता है उसके अंदर बायोस की सभी सेटिंग स्टोर होती है, तो ये उसकी जांच करता है। फिर इंटरप्ट हैंडलर तथा डिवाइस ड्राइवर को लोड करता है। उसके बाद में पावर ऑन सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करता है। इसके बाद में जो सिस्टम सेटिंग को होती है उसको डिस्प्ले करता है। और कौन से डिवाइस बूट हो सकते हैं यह भी तय करता है कि कितने टाइप के बूट डिवाइस लगे हैं। बेसिक आपके कंप्यूटर में सीडी ड्राइव और उसके बाद में हार्ड डिस्क होती है जो कि बूट हो सकती है। बाकी अन्य भी होती है चीज़ें जिनके माध्यम से हम नेटवर्क बूट भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे माध्यम होते हैं। तो अब बायोस को एक्सेस कैसे करते हैं, तो ये हमारे काम का नहीं है। हम हमारे सिलेबस के हिसाब से देखते हैं बायोस के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हो आपके क्वेश्चन थे कुछ बायोस फंक्शन जो आपको बता चुका हूँ अभी मैं। बायोस क्या है उसकी टर्म समझ गए हैं आप। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर रोम बायोस। तो अभी मैंने आपको बताया कि यह EEPROM रोम पर आधारित बायोस है। यहाँ पर भी वही बात की गई है, बस थोड़ी सी टर्म अलग चेंज की है। रोम बायोस हार्डवेयर को इंटरेक्ट कराने की विधि है। वही बात है, जो हमारे हार्डवेयर लगे हैं उनको ये कॉन्फ़िगरेशन करता है और आपस में इंटरेक्ट कराता है सीपीयू के माध्यम से। तो वही बात हो गई है कि जो रोम बायोस होता है वही बायोस अभी जो मैंने आपको दिखाया था वही इंटरेक्ट कराने की विधि है। रोम बायोस के फंक्शन का उपयोग करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि यदि हम न चाहे तो भी फंक्शन मेमोरी में कुछ जगह घेर लेते हैं। यहाँ पर ये क्या करते हैं, मेमोरी में कुछ जगह को घेर करके रखते हैं और इसी कारण मेमोरी हमेशा उपस्थित रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमेशा मेमोरी में यह उपस्थित रहेंगे। आप इनको चाहो तो हटाना चाहो तो नहीं भी हटेंगे। जब भी हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं मतलब वही ऑन करते हैं या बूट करते हैं। कंप्यूटर बूटिंग का मतलब यही होता है कि जो आपके हार्ड डिस्क या एसएसडी में आपकी सी ड्राइव के अंदर कोई फाइल पड़ी है। मैं यहाँ पर विंडोज़ की बात कर रहा हूँ, लिनक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी रूट डायरेक्टरी चलती है। तो जो हमारी सी ड्राइव होती है, सी ड्राइव से यह क्या कर देता है, वहाँ से जितने भी बूटेबल फाइल्स होती है उसको लेकर के यह हार्ड डिस्क से रेम और रेम से फिर वापस से इसके माइक्रो प्रोसेसर में दे देता है, जहाँ पर सीपीयू की कुछ रजिस्टर्स मेमोरी होती है जिसको सीपीयू केस मेमोरी भी कहते हैं, केसे मेमोरी भी होती है, उसके अंदर यह सभी फाइलों को लोड कर देता है। तो वो बात वही है, जब भी हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं बूट करते हैं तो रोम बायोस फंक्शन हार्डवेयर तथा अन्य डिवाइस के बीच में एक कम्युनिकेशन लिंक करता है। वही बात आ गई है, मैंने जो भी आपको इससे पहले बताया था, कॉन्फ़िगरेशन करता है, सभी चीज़ों को चेक करता है। और यह सिस्टम के सभी आधारभूत जो बेसिक कार्य होते हैं उनको परफॉर्म करता है। बेसिक कार्य मतलब यह है कि बूट फाइल होती है उनको लोड करना, सेल्फ टेस्ट करना, ये सारे काम जो होते हैं आधारभूत मतलब बेसिक कार्य होते हैं उनको ये परफॉर्म करता है। जैसे कि डिस्क से डेटा को रीड करना, स्क्रीन पर डेटा को राइट करना। तो जो बायोस होता है उसके कुछ और भी काम होते हैं, जैसे हमारी जो डिस्क है उससे डेटा को रीड करना और फिर स्क्रीन पर डेटा को राइट करना। जो आपको स्क्रीन दिख रही है इसके ऊपर डेटा को राइट करना। किसी सी फंक्शन को कॉल करने के लिए हम इसे अपने प्रोग्राम में नाम के साथ कॉल करते हैं। आप सभी को पता है, हमने फंक्शन जो पढ़े थे, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो पढ़े हैं या जो लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, उनमें क्या होता है कि हम
जब भी किसी फंक्शन को कॉल करना है, जैसे मुझे कुछ प्रिंट करना है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर प्रिंटफ फंक्शन चलाता हूं। तो ये जो प्रिंटफ फंक्शन मैंने चलाया, ये प्रिंटफ के नाम से मैंने इसको कॉल किया। तो वही बात यहाँ लिखी है कि किसी सी फंक्शन को कॉल करने के लिए हम इसे अपने प्रोग्राम में इसके नाम के साथ कॉल करते हैं, ठीक है। लेकिन रोम बायोस फंक्शन को कॉल करना आसान नहीं होता। मतलब जो रोम बायोस फंक्शन है, जिसमें अगर वो सेल्फ टेस्ट कर रहा है, तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं बायोस के अंदर, उनको कॉल करना इतना आसान नहीं होता, उनके नाम नहीं होते हैं। इनके एड्रेस को प्राप्त करने और कंट्रोल को इन एड्रेस पर पास करके फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। मतलब ये है कि जो इनके एड्रेस होते हैं फंक्शन के, उनको हमको पहले प्राप्त करना पड़ेगा। फिर जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल को इस के एड्रेस को, जो हम एड्रेस लाए हैं, इनके फंक्शन के एड्रेस को लाए हैं, उसको हमको पास करना होता है। तब जाकर के ही हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। वरना सी में तो आप जानते हो कि आप जो भी फंक्शन बनाते हो, अगर वो यूजर डिफाइंड फंक्शन हो या लाइब्रेरी फंक्शन हो, तो उनको आप डायरेक्ट ही कॉल कर सकते हो केवल नाम के जरिए, और उसमें कुछ वैल्यू भी पास कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हो कॉल किया जा सकता है। लेकिन सभी रोम बायोस फंक्शन के एड्रेस को याद रखना कठिन कार्य है, क्योंकि इनके जो एड्रेस होते हैं उनको याद रखना कठिन कार्य होता है। वो कुछ यूनिक वैल्यूज होती है, जैसे कि अभी हमने इससे पहले पढ़ा था, जो हमारी पूरी की पूरी हार्ड डिस्क होती है, वो भी हमारे कई सेक्टर, और उसमें डिवाइस, जो हमारी डिवाइस होती है, वो भी कई सेक्टर में बटी होती है, और प्रत्येक का एक हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है। तो ऐसे ही इनके हेक्साडेसिमल एड्रेस को याद रखना बहुत कठिन कार्य है। इसलिए हमने ऐसा कहा है यहाँ पर कि जो बायोस फंक्शन होते हैं उनको कॉल करना आसान नहीं होता है। रोम बायोस फंक्शन के एड्रेस को लो मेमोरी एरिया, इसको हम बोलते हैं लो मेमोरी एरिया में, आई वी टी इंटरप्ट वेक्टर टेबल में स्टोर होते हैं। जो रोम बायोस के फंक्शन होते हैं, उनके एड्रेस जो होते हैं, वह एड्रेस लो मेमोरी एरिया में एक टेबल होती है जिसका नाम है इंटरप्ट वेक्टर टेबल में स्टोर होते हैं। एक विशेष क्षण पर जब रोम बायोस फंक्शन को कॉल करता है या किया जाता है, तब सामान्यतः माइक्रो प्रोसेसर कार्य करने में व्यस्त होता है। जो उसके माइक्रो प्रोसेसर कार्य होते हैं, वो कुछ कार्य करने में यहाँ व्यस्त होता है, तथा माइक्रो प्रोसेसर एक समय में एक से अधिक कार्य करने में सक्षम नहीं होता। इसका मतलब यह है कि एक माइक्रो प्रोसेसर एक समय में एक कार्य करने में सक्षम होता है, एक से अधिक कार्य नहीं कर सकता। इसलिए मैंने आपको बताया, जो रोम बायोस फंक्शन को कॉल करना मुश्किल होता है, क्योंकि इनके नाम नहीं होते हैं, मेमोरी एड्रेस होते हैं। तो इनके एड्रेस को प्राप्त कर कंट्रोल को इन एड्रेस को पास कर फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। मतलब इनके एड्रेस के द्वारा कंट्रोल जो होता है उसको हम एड्रेस पास करेंगे, तब ही हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। लेकिन सभी रोम बायोस फंक्शन के एड्रेस याद रखना कठिन होता है, एवं रोम बायोस फंक्शन के एड्रेस जो होते हैं वो एक लो मेमोरी एरिया होती है, उसके अंदर एक इंटरप्ट वेक्टर टेबल होती है, आईवीटी जिसको हम कहते हैं, यहाँ लिखा आईवीटी इंटरप्ट वेक्टर टेबल में स्टोर होते हैं। एक विशेष क्षण पर जब रोम बायोस फंक्शन को कॉल किया जाता है, जितने भी रोम बायोस फंक्शन है, जिस वक्त उनको कॉल किया जाता है, तब सामान्यतः माइक्रो प्रोसेसर कुछ कार्य करने में व्यस्त होता है। जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है वह कुछ न कुछ कार्य करते रहता है, और एक समय पे एक कार्य कर रहा होता है, तथा माइक्रो प्रोसेसर एक समय में एक कार्य करने में सक्षम होता है। इसलिए कंट्रोल को रोम बायोस रूटीन पर, जो हमारा कंट्रोल है, कंट्रोल को रोम बायोस रूटीन पर पास करने से पहले इसके वर्तमान कार्यों को इंटरप्ट करना चाहिए। मतलब जो हमारा सीपीयू है, इसके जो कार्य चल रहे हैं उसको पहले रोकना पड़ता है हमें, उसके बाद ही हम कंट्रोल को रोम बायोस रूटीन पर पास कर सकते हैं। जब अस्थायी रूप से माइक्रो प्रोसेसर अपने वर्तमान कार्य को रोक देता है, जब अस्थायी रूप से माइक्रो प्रोसेसर अपने वर्तमान कार्यों को रोक देता है
और कंट्रोल को रोम बायोस रूटीन पर पास कर देता है, तब हम यह कह सकते हैं कि इंटरप्ट प्रकट हुआ। इंटरप्ट का मतलब ये होता है कि कोई प्रोसेस चल रही है, उसको कुछ समय के लिए रोक देना। इसमें आप एरर जनरेट करके या खुद यूज़र भी इसको इंटरप्ट कर सकता है, या आपका माइक्रो प्रोसेसर है जिसमें रैम से कंटिन्यूस फाइलें आ रही है, जो हमारी यहाँ पर आ रही है और यहाँ से प्रोसेस हो रही है इस माइक्रो प्रोसेसर में। तो इसे इंटरप्ट करना, जब ये रैम से यहाँ पर आ रही है तो ये जो इसके केस मेमोरी है यहाँ पर इसको हम इंटरप्ट कर देते हैं। कुल मिलाकर के जो सीपीयू है हमारा, इसके अंदर जो प्रोसेस हो रही है उसको हम कुछ समय के लिए रोक देते हैं। तो वो रोकने के बाद में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में कंट्रोल है उसको रोम बायोस रूटीन जो होता है, रूटीन का मतलब ये होता है कि हम पहले से एक तैयार कर लेते हैं पूरा फंक्शन, और फंक्शन की एक फाइल बना लेते हैं जिसको हम रूटीन फाइल बोलते हैं। उस फाइल को हम पास करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इसको इंटरप्ट करना होगा। तो वही बात मैंने अभी आपको समझाई कि पास कर देता है, तभी हम कह सकते हैं कि इंटरप्ट प्रकट हुआ। इसके बाद रोम बायोस फंक्शन क्रियान्वित होता है, कंट्रोल में आता है। मतलब जो रोम बायोस फंक्शन है वो हमारा एग्जीक्यूट होता है तथा माइक्रो प्रोसेसर अपना मुख्य काम करने लगता है। कुल मिलाकर के जब भी हमको ये, आप मान लीजिए इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि हमारा ये है हमारा रोम बायोस, ROM, ये हमारा रोम बायोस है, और इसको हमें कुछ पास करना है। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, इंटरप्ट जो आईवीटी टेबल मैंने आपको बताई थी उसके द्वारा हम यहाँ पर क्या कर देते हैं कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, पहले इसके कार्य को हम क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। जैसे इसके कार्य रुकेगा तो ये क्या करेगा, इसको कुछ रूटीन्स पास करेगा, यहाँ से इसको रूटीन पास करेगा हमारी इस टेबल से ला करके। जो हमारा सीपीयू है ये पास करेगा, और ये पास करने के बाद में ये अपना काम वापस से करने लग जाएगा। फिर इसको दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना काम वापस से करने लग जाएगा। इसके बाद में कुछ फंक्शन अलग वैल्यू को हाई एवं लो बाइट रजिस्टर में रखते हैं। अब हम, यदि यह पता लगाना हो कि अलग वैल्यू किस तरह से हाई और लो बाइट नामक दो बाइट वेरिएबल में रखा जाता है, तो इसके लिए एक विशेष प्रकार का डेटा टाइप का प्रयोग करते हैं जिससे हम कहते हैं यूनियन। तो यहाँ थोड़ा सा डेटा टाइप के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि यूनियन क्या है। यह एक विशेष काम करने के लिए बनाया गया डेटा टाइप है। यह कुछ हद तक स्ट्रक्चर की तरह होता है। वास्तव में स्ट्रक्चर एंड यूनियन दोनों अलग अलग तरह के वेरिएबल के समूह स्टोर करते हैं। जैसे आपको पता होगा, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, स्ट्रक्चर में हम क्या कर सकते थे, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, और उस स्ट्रक्चर में हम अलग अलग टाइप के जो डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, उनको एक साथ हम इसमें रख के इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके ऑब्जेक्ट बना के। कैरेक्टर हो गया, तो इस टाइप से हमारा एक स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर के अंदर हम अलग अलग इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ कही गई है कि स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों अलग अलग तरह के वेरिएबल स्टोर करने में सक्षम होते हैं। जहाँ स्ट्रक्चर में अलग अलग वेरिएबल मेमोरी में अलग अलग जगह पर स्टोर होते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो अलग अलग वेरिएबल होते हैं वो अलग अलग मेमोरी पर स्टोर होते हैं। वहीं यूनियन में यह एक साथ एक स्थान पर स्टोर हो जाते हैं। तो यूनियन और स्ट्रक्चर में यही अंतर है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसके जो वेरिएबल्स है वो मेमोरी में अलग अलग जगह पर स्टोर होते हैं। वहीं जो यूनियन होता है उसके लिए एक पूरा ब्लॉक बनता है और उस ब्लॉक में इनको हम रख सकते हैं। यूनियन हमें मेमोरी के एक भाग को, जो यहाँ पर लिखा है यूनियन, हमें मेमोरी के एक भाग को एक प्रकार से वेरिएबल की तरह एक समय में प्रयोग करने की सुविधा देता है। जो यूनियन होता है वो हमारा मेमोरी के एक भाग को एक समय में, पूरा जो यूनियन होता है उसको हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। जब हम एक यूनियन को दूसरे के अंतर्गत प्रयोग करते हैं तो इसे यूनियन ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें वास्तव में एक यूनियन दूसरे के अंतर्गत नेस्टेड हो जाता है।
वैसे रोम बायोस के द्वारा मेमोरी का पता लगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। रोम बायोस फंक्शन में एक फंक्शन ऐसा भी होता है जो कंप्यूटर में लगी बेस मेमोरी के बारे में जानकारी प्रदान करता है। जो हमारे बेस मेमोरी होती है उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस टाइप के कुछ फंक्शंस हमारे बायोस में होते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर की मेमोरी 128 मेगाबाइट 256 मेगाबाइट तक पहुंच गई है, लेकिन पहले यह 640 किलोबाइट को बेस मेमोरी यहाँ कहा जाता था। तो आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पर, रोम बायोस क्या है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इस फंक्शन को कॉल करने के लिए स्टेप्स हमें बताना है कि कौन कौन सी स्टेप्स होती है। तो यहाँ पर रोम फंक्शन जो होते हैं या रोम बायोस फंक्शन होते हैं उनको कॉल करने के लिए यहाँ पर 5 स्टेप्स है। पहला, स्पेसिफाइज जो रजिस्टर से उनके पैरामीटर को कॉल करना। जितने भी हमारे पास में रजिस्टर्स लगे हैं उनके पैरामीटर को कॉल करना। फंक्शन नंबर के लिए AH में इनपुट करना। उसके बाद फंक्शन नंबर्स के लिए AL पुट करना। इंटरप्ट के अनुसार बायोस इंटरप्ट को कॉल करना तथा रिटर्न पैरामीटर को चेक करना कि सही है या गलत। इस टाइप से 5 इसके मेन उद्देश्य है।